Hey guys, I am Ayush Sharma. Welcome back to my channel SR Tuition Lecture. In last video, we have discussed about the screening effect or shielding effect. In this video, we are going to discuss about the Slater's rule, and we are also going to learn how to calculate sigma for the electron of an atom. And before starting the video, the same thing I would like to say: do not skip a video a bit and see the video from start to end, because today video is going to very useful to you. So without wasting your time, let's start our topic. तो स्लेटर्स क्या किए थे? स्लेटर्स फ्रेम्ड अ रूल टू कैलकुलेट सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक रूल फ्रेम किए थे, एक रूल बनाए थे, ठीक है। और सिग्मा को जो है सो स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो स्लेटर्स का पहला रूल ये कहता है कि टू कैलकुलेट सिग्मा वी फर्स्ट हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द गिवन एटम इन फॉलोइंग वे, यानी कि जो भी गिवन एटम है उस गिवन एटम के इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को गिवन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सो इस तरह से हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। पहला रूल ये कहता है, ठीक है। तो अब हम लोग स्लेटर्स के पहले रूल को जो है सो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1, तो एग्जांपल नंबर 1 हमको दिया हुआ है, जो गिवन एटम है हमको जिंक, और जिंक का एटॉमिक नंबर जो है सो 30 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N+L रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो N+L रूल के अकॉर्डिंग जब हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। लेकिन स्लेटर्स रूल के अनुसार जो है सो पुराने तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है उस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो स्लेटर्स रूल में क्या आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो है सो हम लोग को 3 नियम है जो कि हम लोग को उसको फॉलो करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी गिवन एटम है उसका करने के लिए, ठीक है। तो पहला नियम ये फॉलो करना पड़ता है कि जो भी सबसेल है, यानी कि n का वैल्यू जिसका कम है, ठीक है, जिसका n का वैल्यू कम है उसको पहले रखेंगे और जिसका n का वैल्यू ज़्यादा है उसको बाद में रखेंगे। पहला नियम ये है। दूसरा नियम ये है कि n के सेम वैल्यू को एक साथ रखेंगे, और यहाँ पे n क्या है, n जो है सो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। तो और ये n के सेम वैल्यू को एक साथ रखेंगे। और तीसरा रूल क्या फॉलो करना होता है? तीसरा रूल फॉलो करना होता है कि ns और np को एक ब्रैकेट में रखेंगे और nd और nf को जो है सो एक ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है कि जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग N+L रूल के अकॉर्डिंग किए हैं उसको जो है सो स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग जो है सो पुराने तरीक़ा से जो है सो इसको क्या कर दिया गया है, रीअरेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये राइट है, राइट का मतलब है रीअरेंज, यानी कि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज करना है जो भी गिवन आइटम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। तो इसमें हम जिंक का जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N+L रूल के अकॉर्डिंग कर लिए। अब इसको स्लेटर्स रूल के अनुसार करेंगे। तो 1s2 को जैसे एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और 2s2 2p6 को जैसे एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। और 3s और 3p को जो है सो एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और 3d10 को जो है सो अलग एक ब्रैकेट में रखेंगे। तो अभी हम आपको एक रूल बताएं कि ns और np को एक साथ रखेंगे, ठीक है, और n के सेम वैल्यू को जो है सो एक साथ रखेंगे। ये चीज़ अभी हम बताएं। तो n के सेम वैल्यू को जब एक साथ रखेंगे तो यहाँ पे 3s और 3p जो है तो यहाँ पे n का वैल्यू तो 3 है, तो ये दोनों को जो है सो एक ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। और इसका भी तो n का वैल्यू 3 है, लेकिन इसको क्यों नहीं रखा गया इस ब्रैकेट के अंदर? तो इसको इस ब्रैकेट के अंदर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ns और np को ही एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और nd और nf को जो है सो एक ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर ये हो गया। हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग का कॉपर। तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29, ठीक है। अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N+L रूल के अकॉर्डिंग अगर होता है करते हैं तो N+L रूल के अकॉर्डिंग कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10,
ठीक है। और जब इसको हम स्लेटर्स रूल के अनुसार करते हैं तो यहाँ पे 1s को जो है सो एक ब्रैकेट 1s2 को एक ब्रैकेट में कर दिया जाता है, फिर से 2s2 और 2p6 को एक ब्रैकेट में कर दिया जाता है यहाँ पे, और 3s2 और 3p6 को जो है सो एक ब्रैकेट में कर दिया जाता है, और 310 को एक ब्रैकेट में, और 4s1 को एक ब्रैकेट में कर दिया जाता है। यानी कि यही जो रूल है, 3 रूल कि n के कम वैल्यू को पहले रखेंगे और n के ज़्यादा वैल्यू को बाद में रखेंगे, और n के सेम वैल्यू को एक साथ रखेंगे, और ns और np को एक ब्रैकेट में, और nd और nf को एक ब्रैकेट में रखेंगे। यही रूल फॉलो करके स्लेटर्स रूल जो है स्लेटर्स क्या किए कि इलेक्ट्रॉन जो भी गिवन एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला रूल। अब हम लोग देखेंगे दूसरा रूल। According to rule number 2, the contribution in sigma for electron lying to right hand side of the concerned subshell is taken 0। तो अब ये क्या कह रहा है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को एक दिया हुआ जिंक एटम, ठीक है, तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 30। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रूल नंबर 1 यूज़ करके जो है सो हम लोग रूल नंबर 1 यूज़ करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कर रहा था कि जो भी एटम गिवन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। तो स्लेटर्स रूल के फर्स्ट रूल के अनुसार जो है सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस जिंक एटम का जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1s2 2s2 2p6 को एक ब्रैकेट के अंदर, 3s2 3p6 को एक ब्रैकेट के अंदर, 3d10 को एक ब्रैकेट के अंदर, और 4s2 को एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि 3d जो है सो 3d के इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, 3d के इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर हम 3d के इलेक्ट्रॉन पर हम सिग्मा का वैल्यू अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो इसके राइट हैंड साइड में जो भी सबसेल होगा उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा ये 3d के इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करने में वो 0 होगा। क्या समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और बताते हैं। तो क्या है रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो भी एटम हमको गिवन है सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे रूल नंबर 1 के अनुसार, और इसके बाद जो है सो जिस सबसेल के इलेक्ट्रॉन पर हमको सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है उस सबसेल के राइट हैंड साइड में जो भी सबसेल होगा उसका कंट्रीब्यूशन जो है सो 0 होगा। ये जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि 3d के इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 3d के इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके राइट हैंड साइड में सबसेल कौन है, 4s है। तो 4s जो है सो 4s के इलेक्ट्रॉन का जो है सो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा 3d के इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, बस इतना ही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटिंग इन स्क्रीनिंग ऑफ, पहला 4s इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि यहाँ पे 4s है यहाँ पे, तो 4s के इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम 4s के इलेक्ट्रॉन का बात करें तो 4s के इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए क्या करना है, अगर हमको निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कंट्रीब्यूटिंग इन स्क्रीनिंग, ठीक है, और 4s इलेक्ट्रॉन, तो पहले क्या करेंगे कि 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 4s में जो है सो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, और बाकी इससे पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको काउंट करना है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 10 28 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें यानी कि 29, यानी कि 4s के इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 29, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 4s के इलेक्ट्रॉन पर कंट्रीब्यूटिंग कर रहे हैं वो कितने हैं 29। ठीक है, इसी तरह से अगर 3d के इलेक्ट्रॉन का अगर हमको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बताना है कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है स्क्रीनिंग में, तो हम लोग 3d के इलेक्ट्रॉन पर करेंगे। तो 3d के इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात करें तो इसके राइट हैंड साइड में जो है सबसेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसका तो कोई कंट्रीब्यूटिंग नहीं रहेगा स्क्रीनिंग में। ठीक है, तो अब इसमें
3D का करना है तो 3D के इलेक्ट्रॉन का अगर हमको कंट्रीब्यूटिंग बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक को बाहर कर देंगे तो इसमें कितना बचा, टोटल 9 बचा, और इससे पहले जितना है उसको जोड़ देंगे तो इसमें 2 2 2 4 4 6 10 10 और 8 18 18 और 9 टोटल हो गया मेरा कितना 27। तो 3D के इलेक्ट्रॉन पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूटिंग है स्क्रीनिंग में, 27। ठीक है, इसी तरह से 3p के इलेक्ट्रॉन पर, तो अगर हम 3p के इलेक्ट्रॉन का बात करें तो 3p के इलेक्ट्रॉन पर जो है सो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूटिंग रहेगा स्क्रीनिंग में, 17। ठीक है, कैसे कि अगर हमको 3p का बात कर रहा है तो इसमें से तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, तो 3p पे कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 5 बच रहा है, तो 5 और 2 7 7 और 6 ये कितना हो गया 13 13 और 2 15 15 और 2 17, यानी कि 3d के इलेक्ट्रॉन पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूटिंग रहेगा, 17 का रहेगा। ठीक है, ये 3p पे। ठीक है, अगर हम 3s का बात करें तो 3s में कितना रहेगा, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक ब्रैकेट के अंदर जितने ns और np अगर है तो जो np पर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रहेगा उतना ही 3s पर भी जो है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूटिंग रहेगा स्क्रीनिंग में। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बोले कि 2p पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूटिंग रहेगा स्क्रीनिंग में, तो 2p पे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो इसमें बचा 5 और 5 2 7 7 और 2 9, यानी कि 2p के इलेक्ट्रॉन पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूटिंग रहेगा, 9। तो अगर कोई बोले कि 2s के इलेक्ट्रॉन पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूटिंग रहेगा तो इस पे भी 9 ही इलेक्ट्रॉन का जो है कंट्रीब्यूटिंग रहेगा। क्यों, क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर याद रखना है कि एक ब्रैकेट के अंदर जो भी सब सेल है उस पे का अगर हमको उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटिंग बताना है कि स्क्रीनिंग में कितना लग रहा है तो यानी दोनों का जो है सो सेम होगा, यानी कि अगर NS और NP को एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो NP का जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटिंग करेगा स्क्रीनिंग में उतना ही जो है सो NS के इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सो कंट्रीब्यूटिंग करेगा स्क्रीनिंग में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि द स्क्रीनिंग ऑफ 3s एंड 3p इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल विल बी सेम। वे कह रहा है कि 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन पर अगर हम स्क्रीनिंग का बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल सेम होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि एक ब्रैकेट के अंदर जो भी सबसेल होंगे, ठीक है, तो उस सबसेल पे इलेक्ट्रॉन का जो उस इलेक्ट्रॉन पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूटिंग जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब हम लोग रूल नंबर 3 को देखेंगे। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन, यानी कि एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये रूल नंबर 3 है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये इसको जैसे हम लोग एक स्केल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस से सबसे दूर जो सेल होता है उसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं और उसको आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे NS और NP जो है सो ये आउटर मोस्ट सेल हो गया। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट सेल हो गया और इससे पहले वाले सेल को जो है सो हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं और उससे पहले वाले सेल को जो है सो एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, यानी कि N-2 जो हो गया सो एंटी पेनल्टीमेट सेल हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है सो ये समझेंगे कि यहाँ पे ये बताया गया है इस स्केल में कि NS और NP में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो 0.35 होता है, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू जो है सो 0.35 होता है। ठीक है, और इससे पहले जो सबसेल होते हैं N-1 सबसेल, तो N-1 सबसेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू जो है सो सारे इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 होता है। और उससे पहले वाले सबसेल यानी कि N-2 और उससे पहले वाले सबसेल यानी कि N-2 और उससे जितने भी पहले सबसेल होंगे उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू जो है सो सारे इलेक्ट्रॉन के लिए 1 होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू जो है सो 1 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ये
पहले मतलब इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैंगनीज, यानी कि मैंगनीज के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैंगनीज का जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, n+l रूल के अनुसार, और इसके बाद उसको रीअरेंज कर देंगे स्लेटर्स रूल के अनुसार। तो स्लेटर्स रूल के अनुसार अगर हम रीअरेंज करेंगे तो मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2 पीसेस एक ब्रैकेट के अंदर, 3s2 3 पीसेस एक ब्रैकेट के अंदर, 3d5 एक ब्रैकेट के अंदर, और 4s1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 4s वाला, ये है आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन पर जो है सो हमको सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जो सिग्मा का वैल्यू होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितना होता है, 0.35 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इसमें 1 × 0.35 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इससे पहले n-1 सबसेल है, और n-1 सबसेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें सारे इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, 0.85 होता है। ठीक है, तो इससे पहले वाले सबसेल यही है 3s वाला, तो 3s2 3 पीसेस 3d5, तो ये n-1 सबसेल हुए। तो n-1 सबसेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और n-1 सबसेल के हर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो 0.85 होता है। तो 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू, तो 13 × 0.85। ठीक है, और प्लस n-1 से पहले जितने भी सबसेल होंगे उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा का वैल्यू होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो इसमें n-1 से पहले सेल जो है सब, इससे पहले जितने भी सबसेल हैं तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 + 2 8 और +2 11, यानी कि टोटल जो है सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। 6 + 2 8 8 + 2 10, तो इसमें हो जाएगा 1 × 10। अब इसको टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल ऐड करके जो है सो हमको आ जाएगा 21.40, यानी कि मैंगनीज के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21.40। ठीक है, अब हम लोग इसको दूसरे क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, यानी कि जिंक के 4s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिंक का जो है सो n+l रूल के अकॉर्डिंग जो है सो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, और इसके बाद जो है सो उसको रीअरेंज कर देंगे स्लेटर्स रूल के अनुसार। तो ये स्लेटर्स रूल के अनुसार जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2 पीसेस 3s2 3 पीसेस 3d10 और 4s2 होता है, जिसमें से जिस इलेक्ट्रॉन पर हमको सिग्मा का वैल्यू निकालना है उसको हम बाहर निकाल दिए हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन पर जो है हमको सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि 4s इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक है, और आउटर मोस्ट सेल के अगर 4s का बात करें तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0.35। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 × 0.35। तो इस तरह से करके जोड़ के जो है सो अगर हम जिंक के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर हम सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 25.65। ठीक है, तो अब हम लोग रूल नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि कैलकुलेशन फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिग्मा फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब डी और एफ के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें है कि ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस से दूर आउटर मोस्ट सेल में एनडी और एनएफ अगर रहेगा आउटर मोस्ट सेल में, तो एनडी और एनएफ में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा का वैल्यू होगा वो 0.35 होगा। ठीक है, और इससे पहले जितने भी सबसेल होंगे n-1 सबसेल, n-2 सबसेल, n-3 सबसेल, इवन यहाँ की NS और NP भी। ठीक है, तो NS NP ये सारे के इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू जो है सो 1 होगा। ये है रूल नंबर 4।
ठीक है। तो इसमें अब हम लोग इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सिग्मा फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एंड सेकंड है निकल। ठीक है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 24। तो पहले क्या करेंगे, क्रोमियम का जो है सो n+l रूल के अकॉर्डिंग जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। उसके बाद फिर उसको रीअरेंज कर देंगे स्लेटर्स रूल के अनुसार। तो स्लेटर्स रूल के अनुसार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है सो होता है 1s2 ब्रैकेट के अंदर, 2s2 2p6 एक ब्रैकेट के अंदर, 3s2 3p6 एक ब्रैकेट के अंदर, 3d5 एक ब्रैकेट के अंदर और 4s1 एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि क्रोमियम के लिए जो है सो 3D के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 3D का इलेक्ट्रॉन ये है, तो 3D के अगर इलेक्ट्रॉन पर अगर हम सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसके बाद यानी कि राइट हैंड साइड में जितने भी जो भी सबसेल है उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा सिग्मा में। ठीक है, सिग्मा के वैल्यू में तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितने इलेक्ट्रॉन का रहेगा, तो इसमें डी सब सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का जो है सो कंट्रीब्यूशन रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन तो हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पर ही हमको जो है सो सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रूल देखें कि एन और एन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो 0.35 होता है। तो डी सब सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 0.35 प्लस और इसके बाद ns np n-1 n-2 जितने भी सब सेल होंगे सारे में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस यानी कि 3D से पहले टोटल कितने ये जो भी सब सेल है तो ये टोटल सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़े तो टोटल इलेक्ट्रॉन है 18। ठीक है, तो 18 और एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू 1 है तो 18 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अब इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 19.4। कहने का मतलब कि क्रोमियम के 3D के इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, 19.4। इसी तरह से निकल का भी करना है, तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा। और फिर इसी तरह से जो है सो निकल का भी 3D के इलेक्ट्रॉन पर हम सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो निकल का आएगा 20.45। ठीक है, तो ये था कि आज हम लोग देखें कि स्लेटर्स रूल के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।